तो चलिए, आज हम परत दर परत खोलते हैं 2008 के उस वित्तीय संकट की कहानी को। एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें किसी बड़े बैंक के बोर्ड रूम में नहीं, बल्कि एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सी जगह पर थी। कहानी की शुरुआत करते हैं 2006 की इस बातचीत से, जो सुनने में भले ही मजाक लगे पर यह बिल्कुल सच है। सोचे, एक डांसर जिसके पास पहले से ही 5 घर और एक कॉन्डो है, वो एक और पेंटहाउस खरीद रही है, और बैंक बैंक बिना इनकम पूछे ही लोन दिए जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा अलार्म था कि सिस्टम हकीकत से पूरी तरह से दूर जा चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर हम इस हाल तक पहुंचे कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 2000 के दशक की शुरुआत में। उस वक्त .com बबल अभी अभी फटा था और लोगों का शेयर बाजार से भरोसा उठ गया था। हर कोई एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था। इसी माहौल में अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इकोनॉमी को सहारा देने के लिए ब्याज दरें घटानी शुरू की, और एक दो बार नहीं, बल्कि 1.5 साल के अंदर 11 बार। जून 2003 तक जो दर 6% हुआ करती थी, वो गिरकर सिर्फ 1% पर आ गई थी। मतलब लोन लेना बच्चों का खेल बन गया था। पैसा बहुत ही ज्यादा सस्ता हो गया था। अब जब पैसा इतना सस्ता हो और शेयर बाजार पर भरोसा ना हो तो क्या होगा? सारा पैसा बहकर रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा। लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि घरों की कीमतें तो बस ऊपर ही जाएंगी, कभी नीचे आ ही नहीं सकती। ये सबसे सेफ और सबसे ज्यादा मुनाफे वाला सौदा लगने लगा। अब जैसे जैसे घरों की डिमांड आसमान छूने लगी, ज्यादा मुनाफे के लालच में बैंकों ने एक नया खेल शुरू किया। उन्होंने ऐसे लोगों को भी होम लोन देना शुरू कर दिया जिनका क्रेडिट स्कोर या जिनकी माली हालत पारंपरिक लोन के लायक बिल्कुल नहीं थी। इसे ही कहते हैं सब प्राइम मॉर्टगेज। और ये बात इतनी बढ़ गई कि बाजार में अजीब अजीब तरह के लोन आ गए, जैसे निंजा लोन्स, मतलब नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट्स। जी हाँ, जिसके पास ना नौकरी है ना कमाई, उसे भी लोन मिल रहा था। बिना किसी डाउन पेमेंट के घर मिल रहे थे। लोन लेने वाले की चुकाने की क्षमता है भी या नहीं, ये देखने की किसी को फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि वॉल स्ट्रीट ने इतना बड़ा रिस्क, ये सारे के सारे खराब लोन्स दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को आखिर बेच कैसे दिए? इसका राज था एक कमाल की, या कहें कि एक खतरनाक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में, जिसका नाम था सीडीओ, यानी कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि आपके पास एक टोकरी है जिसमें हजारों अच्छे सेब हैं, और आप उसमें चुपके से कुछ सड़े हुए सेब भी मिला देते हैं। ऊपर से देखने पर तो टोकरी बिल्कुल ठीक लगेगी, है ना? बैंकों ने ठीक यही किया। हजारों खराब लोन्स को अच्छे लोन्स के साथ मिलाकर एक पैकेज बनाया और उसे सीडीओ का नाम देकर पूरी दुनिया में बेच दिया। और इस धोखे को सच जैसा दिखाने का काम किया रेटिंग एजेंसीज ने। जिन एजेंसियों का काम रिस्क बताना था, उन्हें ही बैंक इन प्रोडक्ट्स को रेट करने के लिए पैसे दे रहे थे। नतीजा, इन बेहद रिस्की जहरीले पैकेजों को AAA रेटिंग दे दी गई, यानी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट का टैग। और दुनिया भर के पेंशन फंड से लेकर आम इन्वेस्टर्स तक सबने आंख बंद करके इसमें पैसा लगा दिया। लेकिन जहां पूरा का पूरा सिस्टम इस झूठ के नशे में चूर था, वहीं कुछ गिने चुने लोग थे जो पर्दे के पीछे की सच्चाई देख पा रहे थे। माइकल बरी जैसे कुछ इन्वेस्टर्स को यह समझ आ गया था कि पूरा हाउसिंग मार्केट एक विशाल गुब्बारा है जो बस फटने ही वाला है। तो उन्होंने पूरे सिस्टम के खिलाफ दांव लगाया। उन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा जिसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप टाइटैनिक के डूबने पर शर्त लगा रहे हों, जबकि सब कह रहे हैं कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। उन्होंने इन सेफ सीडीओज के फेल होने पर शर्त लगाई। और बैंकों ने खुशी खुशी ये शर्त मान ली। उन्हें लगा ये तो फ्री का पैसा है, आखिर घर की कीमतें तो कभी गिरती ही नहीं है। और फिर फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें वापस बढ़ाना शुरू कर दिया। और बस यही वो पिन थी जो इस बड़े से गुब्बारे को फोड़ने वाली थी। सिर्फ 2 साल में दरें 1.25% से बढ़कर 5.25% हो गईं। इसका सीधा मतलब था कि जिन लाखों लोगों के पास एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस थे, उनकी महीने की किश्तें अब अचानक आसमान छूने वाली थीं। और वही हुआ जिसका डर था। अचानक लाखों लोगों के लिए अपनी ईएमआई भरना नामुमकिन हो गया। लोगों ने लोन चुकाना बंद कर दिया और देखते ही देखते घरों की नीलामी की बाढ़ आ गई। और बस फिर एक एक करके सारे डोमिनोज गिरने लगे। जिन लोन्स पर वो बड़े बड़े सीडीओज बने थे, वो सब डिफॉल्ट होने लगे। जो इन्वेस्टमेंट AAA यानी सबसे सेफ माने जा रहे थे, वो अचानक कचरा बन गए। फाइनेंशियल दुनिया में दहशत फैल गई। और फिर वो दिन आया जिसने दुनिया को हिला दिया। लेमन ब्रदर्स, एक 150 साल पुराना वॉल स्ट्रीट का दिग्गज बैंक, रातों रात दिवालिया हो गया।
इसका संदेश साफ था, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर लेमन ब्रदर्स गिर सकता है तो कोई भी गिर सकता है। पूरी दुनिया के क्रेडिट मार्केट जाम हो गए। अब जरा इस तबाही के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। दुनिया भर के शेयर बाजारों से 28.8 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए। ये रकम इतनी बड़ी है कि आप भारत जैसी लगभग 8 अर्थव्यवस्थाओं को मिला दें। ये संकट सिर्फ वॉल स्ट्रीट का नहीं था, इसकी असली कीमत आम लोगों ने चुकाई। अमेरिका में 7.5 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं, बेरोजगारी दर 2 गुनी होकर 10% के करीब पहुंच गई। इसके जवाब में सरकार ने क्या किया? 700 बिलियन डॉलर का एक बड़ा बेल आउट पैकेज। और ये पैसा किसे दिया गया? उन्हीं बड़े बैंकों और संस्थानों को जिनकी वजह से ये पूरा संकट खड़ा हुआ था। और ये पैसा था किसका? आम टैक्स पेयर्स का। इस बेल आउट ने लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर दिया। एक तरफ वॉल स्ट्रीट को बचाया जा रहा था और दूसरी तरफ आम आदमी अपनी नौकरी, अपना घर खो रहा था। इसी गुस्से से ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जैसे आंदोलन खड़े हुए, जिनका नारा था, हम 99% है। तो आखिर में सिस्टम को तो बचा लिया गया, लेकिन एक सवाल आज भी कायम है। क्या वो भरोसा, वो विश्वास कभी वापस बन पाया? बैंकों और सरकारों पर से उठे इसी भरोसे का नतीजा था कि एक बिल्कुल नए क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ, बिटकॉइन। एक ऐसी करेंसी जिसे चलाने के लिए किसी बैंक या किसी सरकार की जरूरत ही नहीं।